everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel Shefali Online Classes. This is Shefali Singh और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी एंड कॉर्पोरेट लॉ का टॉपिक। एंड ये जो टॉपिक है ये आप बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में, देन काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, BBA, LLB, LLM, CA, CS, CMA, इन सब में इस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। और उससे भी पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दैट इज, अब से आपको मेरी जो भी वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी, मैं उसमें आपके साथ एक मोटिवेशनल कोट से अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मोटिवेशनल कोट से वीडियो स्टार्ट करने से मोटिवेशनल लेवल और अच्छे से बढ़ जाता है। सो आज का मोटिवेशनल कोट है दैट बी पैशनेट टूवर्ड्स योर वर्क, द रिजल्ट्स विल टेल योर सक्सेस स्टोरीज। सो जो भी आप काम करते हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, आप जो भी काम करते हैं अपने काम को बहुत ही पैशनेटली करिए, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी सक्सेस स्टोरीज जो हो वो और अच्छे तरीके से आपके सामने आए, ठीक है, और लोगों को भी पता चले और लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013। आपने कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो अभी पता चल जाएगा। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 वाज प्रीसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। तो पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से हम कंपनी के एरिया में काफ़ी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई कंपनीज एक्ट 2013 ने उसे प्रीसीड कर दिया। देन इट वॉज इनैक्टेड टू कंसोलिडेट and amend the laws relating to the companies for facilitating growth and expansion of our economy. So main motive 2013 के कंपनीज एक्ट को बनाने का यही था कि आप ग्रोथ को फैसिलिटेट करें और साथ में इकोनॉमी के एक्सपेंशन की बात करें, एज देयर वर मेनी लिमिटेशंस इन द अर्लियर एक्ट। देन इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013। तो पास कर दिया गया था 29 अगस्त 2013 तक, लेकिन 29 सितंबर 2013 को एक्चुअली इट केम इनटू फोर्स। ओके, सो पास हुआ था, डेट आप ध्यान रखना, पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ऑन 29 अगस्त 2013, लेकिन एक्चुअली एप्लीकेबल होना शुरू हुआ था, केम इनटू फोर्स हुआ था 12 सितंबर 2013 से। देन इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो पूरी इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं ये सब पे एप्लीकेबल होगा। साथ में रिमार्केबल एक्ट जो है, इसमें 29 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं एंड 470 सेक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इज द लॉ कवरिंग इनकॉर्पोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर्स और डिसोल्यूशन। तो आप इसमें पढ़ेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, देन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और क्या सारा क्राइटेरिया होता है वो इसमें हम पढ़ेंगे, और साथ में कंपनी डिसॉल्व कैसे होती है उसका भी पूरा क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है। फिर पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ अ कंपनी। सो मीनिंग ऑफ अ कंपनी की बात करें, सो मीनिंग जो है कंपनी का, कंपनीज एक्ट 2013 में मीनिंग सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो भी कंपनी 2013 के एक्ट में इनकॉर्पोरेट होगी, जिसे भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, वो ये लॉ जो होगा वो उस पर अप्लाई होगा। साथ में पिछली जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, पिछली जितनी भी कंपनीज हैं और पिछला जो भी कंपनी लॉ है ये उस पर भी एप्लीकेबल होता है। मतलब 1956 के टाइम पे भी जो कंपनीज बनी होंगी ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा। Then it is a body corporate. ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, it is a body corporate because the persons composing it are made into one body by incorporating it according to the law and clothing it with legal personality. So body corporate का सिंपल सीधा मीनिंग यही होता है कि वो पर्सन जो इसे बनाने में, जो इसे बना रहे हैं, the person composing it are made into one body. वो सारे एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह वर्क करेंगे जब उन्होंने इससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिलवा दिया, जब कंपनी के पास अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और साथ में एक लीगल पर्सनालिटी है कंपनी की, कि कंपनी लॉ के सामने भी कुछ ना कुछ
अपने ऊपर एप्लीकेबल करवा सकती है। देन अगर हम यहाँ पे इस चार्ट को देखें जो मैंने आपके सामने स्मार्ट चार्ट बनाया है, सो इसमें है मैंने कंपनी की डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंपनी के वर्ड को। सो कॉम मीन्स टुगेदर और विद। देन पनीज, तो कंपनीज में पनीज होता है ब्रेड, ओके। सो टुगेदर और विद ब्रेड, दैट मीन्स साथ में सब लोग काम करेंगे, सो ब्रेड कर सकते हैं। सो ये होता है सिंपल कंपनी का मीनिंग, अगर आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसे समझना है तो। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो एप्लीकेबिलिटी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी का जो टॉपिक है वो सेक्शन 1 में आपको मिलेगा। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे अप्लाई होता है। अब एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं। जैसा कि हमने कंपनी की डेफिनेशन में देखा कि ये किसी भी कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। ये जो लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 ये किसी भी कंपनी पर अप्लाई होगा। सो एप्लीकेबिलिटी में इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, देन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज होती हैं ये इन तीनों पर भी अप्लाई होगा। बट लाइन ध्यान से देखते हैं हम क्या लिखा है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी का अपना खुद का एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज का अपना खुद का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अपना खुद का एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। बट क्योंकि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी पे अप्लाई होगा। एवरी कंपनी का मतलब है जो भी कंपनी है सब पे अप्लाई होगा। लेकिन जब इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक्ट है तो इफ इन केस अगर कंपनीज एक्ट और हम इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट इन सब पे अप्लाई तो होगा। लेकिन जहां पे कंपनीज एक्ट, और सपोज करो कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई और प्रोविजन है, तो जहां पे क्लैश होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपने एक्ट को फॉलो करेंगी। जहां तक कंपनीज एक्ट अप्लाई हो सकता है वहां पर ये कंपनीज एक्ट जो होगा वो अप्लाई होगा। लेकिन जहां पे इनके अपने एक्ट्स के साथ इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अपने एक्ट के साथ कंपनीज एक्ट का कभी भी क्लैश होता है तो ये अपने एक्ट की प्रोविजंस को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इट्स बीन रिटन that the said provisions are inconsistent with the provisions of the banking regulation or insurance or electricity act. Okay? So जहां पे inconsistent हो गया कंपनीज एक्ट उनके लिए तो फिर वो उस वे में अपनी ही सिर्फ कंपनीज के एक्ट को फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। बट कंपनीज एक्ट 2013 इन तीनों पर अप्लाई होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी XYZ कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बन चुकी है, ठीक है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, उस पे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। एट लास्ट अगर आप ध्यान से देखो, सो सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। दैट मीन्स हमने देखा कि कंपनीज एक्ट जो है वो तो सब पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, एवरी कंपनी जो भी इंडिया के अंदर है। लेकिन अगर हम इसके साथ देखें तो इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी के केस में अपने एक्सेप्शंस भी देखी हैं। देन हमने स्पेशल एक्ट के बारे में भी देखा कि स्पेशल एक्ट में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उस पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि एक स्पेसिफिक कंपनी है, इस पे भी आप कंपनीज एक्ट को अप्लाई करवाइए, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों कंपनीज एक्ट के अंदर पहले नहीं आती थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इन्होंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये दोनों जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, ये बॉडी कॉर्पोरेट है और आज से इन पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होना चाहिए। तो तब से FCI और NHAI पे भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको एप्लीकेबिलिटी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी।
सो आपने देखा है कि कंपनी को आप पहचानोगे कैसे, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बार देख लेते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी, देन परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी नॉट अ सिटीजन. सो अब देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले चलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी की तरफ. So it is one of the most important feature of a company as it defines a company as an independent corporate existence. Separate legal entity मतलब कंपनी की अपनी से कोई आइडेंटिटी है, ठीक है, अपनी खुद की भी कोई आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. लॉ के सामने आप उसे उसके मेंबर से नहीं जानोगे, उसका अपना एक अकेली आइडेंटिटी है. बाय इनकॉर्पोरेशन अंडर द एक्ट कंपनी हैज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. जब आप कह रहे हो कि कंपनी की इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, मतलब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है. सो दैट मीन्स उसकी अपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है जो डिफरेंट है उसके मेंबर से. आपको पता है, आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसमें प्रमोटर्स सबसे पहले सारा काम करते हैं. जो भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने तक का काम होता है वो प्रमोटर का होता है. लेकिन आप कंपनी को उसके प्रमोटर के नाम से नहीं जानेंगे, आप उसके मेंबर्स के नाम से नहीं जानेंगे, आप उस नाम से जानेंगे जिससे उस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे उसका नेम लिखा हुआ है. सो ये तभी पता चलता है जब उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इट इज अ सेपरेट पर्सन बिफोर द लॉ. वो सेपरेट पर्सन है. कंपनी के क्रेडिटर जो होते हैं वो सिर्फ क्रेडिटर होते हैं कंपनी के अकेले. दैट मीन्स द कंपनीज क्रेडिटर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी अलोन. मतलब अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया है तो वो कंपनी ही चुकाएगी, मेंबर्स नहीं आएंगे वहां पे बीच में. एंड कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड वाइस वर्सा. तो कोई भी थर्ड पर्सन आके नहीं बोल सकता कि नहीं तुम इस कंपनी के मेंबर हो, तुम आकर हमें इस चीज की पेमेंट करो. नो, आपने कंपनी के नेम पे अगर लोन दिया था किसी पर्सन ने तो फिर वो कंपनी ही पे करेगी, मेंबर्स पे नहीं करेंगे. in the most simplest terms अगर देखें तो कंपनी continues to exist even if the members go on changing from time to time. आपने अकाउंटिंग के कंसेप्ट में जरूर पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. मतलब अगर एक कंपनी है तो वो चलती रहेगी, मेंबर्स तो रिटायर भी होंगे, डेथ भी होगी, इंसॉल्वेंट भी होंगे, लेकिन कंपनी जो होती है वो कंटिन्यू करेगी एग्जिस्ट करना. ठीक है, चाहे मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है. ओके, नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन. इसका मीनिंग क्या होता है? जो कंपनी की लाइफ है वो कंपनी के मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती है. तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी के लास्ट टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं. सो लाइफ ऑफ कंपनी इज नॉट रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ मेंबर्स. लॉ ने कंपनी को बनाया है और सिर्फ लॉ ही उसे डिसॉल्व कर सकता है. It is a legal person having come into being by law and only law can bring its end and none else. कोई और इसे नहीं डिसॉल्व कर सकता. Death, insolvency or transfer of shares of member does not in any way affect the existence of a company. क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. फीचर्स हैं चाहे अलग अलग हैं कंपनी के, लेकिन ये आपस में काफी इंटर रिलेटेड है. सो चाहे किसी मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात है, यहाँ पर कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई बात नहीं है कि कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन दिस केस. सो दिस इज द परपेचुअल सक्सेशन. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब होता है सिंपली सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. मैं कह रही हूँ कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है, सो कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट करवाते हो तो उसे एक सिंबल प्रोवाइड होता है. ओके, सो कॉमन सील वो सिंबल होता है. एक्चुअली कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. सो कंपनी के जो ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, आप उसे डिजिटल सिग्नेचर भी कह सकते हो, वो होती है कॉमन सील. सो एज द कंपनी हैज नो फिजिकल फॉर्म, ध्यान रखिए चाहे लॉ ने इसे बनाया बट फिर भी कंपनी की कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं है ना. सो वो अपने आप तो साइन कर नहीं सकती कॉन्ट्रैक्ट पे, बट द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी एनग्रेव्ड ऑन द कॉमन सील. तो जो स्टैम्प होती है या फिर आप उसे डिजिटल सिग्नेचर बोल सकते हो, वो लगाई जाती है जब भी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी या फिर एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो. ठीक है, वो जो नेम ऑफ द कंपनी होता है एनग्रेव्ड ऑन द कॉमन सील, वो होती है हमारे लिए कॉमन सील विच इज द ऑफिशियल सिग्नेचर. Now, according to section 22, a company may, under its common seal, can authorize any person generally
or in respect of any specified matters to act as attorney to execute other deeds on behalf of the company. Such deeds can be in or outside India, and such signed deeds by its attorney on behalf of the company binds the company. तो आपको जैसे कि पता है कि कंपनी की खुद की फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, चलो उसे कॉमन सील मिल गई है, परपेचुअल सक्सेशन की बात है, एंड साथ में सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो कंपनी के बिहाफ पे ऑब्वियसली लोग होते हैं जो कंपनी के बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है ना. तो कंपनी जो है वो ऑथोराइज, जो कॉमन सील है वो ऑथोराइज करती है किसी भी पर्सन को कि अगर वो कंपनी के बिहाफ पे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कंपनी फिर उस वे में बाइंड हो जाती है, ठीक है. अगर किसी XYZ पर्सन ने जाकर कंपनी के नेम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्योंकि कंपनी के नेम पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स कंपनी उस चीज से बाइंड हो गई है. ओके, देन अ डॉक्यूमेंट नॉट बेयरिंग द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट ऑथेंटिक एंड हैज नो लीगल इंपॉर्टेंस. तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसपे कॉमन सील नहीं है कंपनी की तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, ठीक है, वो ऑथेंटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, और ना ही उसकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस होगी. सो कॉमन सील अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन इसकी ये है कि इफ अ कंपनी डज नॉट हैव इट्स कॉमन सील एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 2015, तो 2015 में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कहा था कि अगर एक कंपनी की कॉमन सील नहीं है अपनी तो ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी. तो वो जो ऑथराइजेशन होती है या तो वो 2 डायरेक्टर के थ्रू हो सकती है या फिर डायरेक्टर और CS कंपनी सेक्रेटरी मिलके उसे कर सकते हैं. आई होप आपको ये कॉमन सील का टॉपिक समझ आ गया हो. नेक्स्ट चलते हैं आगे. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. So company is created by a process other than natural birth. So it is called artificial. आपको पता है, चलो ठीक है कि कंपनी ने बर्थ ले लिया लेकिन लॉ के थ्रू बर्थ लिया ना, नेचुरल बर्थ तो नहीं हुआ है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल रहेगी. बट सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. सो इस पे इंडिविजुअल सारे राइट्स इसको मिलेंगे, ठीक है. क्या हुआ अगर नेचुरल बर्थ नहीं हुआ बट लॉ ने तो क्रिएट कर दिया ना, सो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इसे भी मिलेंगे. अ कंपनी इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमॉर्टल बट नॉट फिक्टिशियस. सो इनविजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, इमॉर्टल भी हो सकती है, लेकिन फिक्टिशियस नहीं हो सकती है. ओरिजिनल है, नेचुरल है, ठीक है. सॉरी, नेचुरल नहीं है, दिस इज क्रिएटेड बाय लॉ. सो इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू. बिल्कुल, क्योंकि जब इसे लॉ के थ्रू एक तरीके से लीगैलिटी मिल गई है तो ये नेचुरल पर्सन की तरह कुछ भी कर सकती है. लेकिन ऑब्वियसली कंपनी जेल नहीं जा सकती, कसम नहीं खा सकती है, शादी नहीं कर सकती, मैरी नहीं कर सकती है, प्रैक्टिस नहीं कर सकती कोई भी लर्न प्रोफेशन. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंपनी तो MBA है या फिर ये कंपनी तो इसने तो LLB का कोर्स किया हुआ है. सो आप ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें, सो इट इज limited liability. Limited liability is a company having its separate legal entity is the owner of its own asset and bound by its liabilities. So जो एक कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि तो इसीलिए इट इज द ओनर ऑफ इट्स ओन असेट्स, ठीक है. सो अपने एसेट्स की खुद ओनर है. कंपनी के जो एसेट्स होंगे या कंपनी की जो लाइबिलिटीज होंगी ये उसके लिए खुद ही लाइबल है. देन members are neither the owner nor liable for its debts. So जो मेंबर होंगे ना तो वो कंपनी के ओनर हैं, ना तो कंपनी के एसेट मेंबर के एसेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. और कंपनी की खुद की लाइबिलिटी जो होगी वो उसी की होगी, वो किसी और की नहीं होगी. All the debts of a company are to be paid by itself rather than by its members. So जितने भी कंपनी के डेट्स होंगे वो उसे खुद ही पे करने पड़ेंगे. अगर उसने अपने नेम पे डेट लिए हैं, अगर कॉमन सील कंपनी की है तो कंपनी खुद पे करेगी, मेंबर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस केस में कि वो पे करेंगे. देन मेंबर की जो लायबिलिटी होगी बिकम्स लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स टेकन बाय देम इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और द अमाउंट गारंटीड बाय देम इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो डिपेंड करता है कि जब मेंबर कंपनी के मेंबर एक्चुअली बने थे तो उन्होंने क्या कहा था, लिमिटेड बाय शेयर्स थे वो या फिर लिमिटेड बाय गारंटी थी. तो उस केस में मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो उस पर डिपेंड करती है. देन देयरफॉर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी है
तो जितने अमाउंट की वो गारंटी देते हैं सिर्फ उतने अमाउंट की लायबिलिटी उनको देनी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। So section 44 of the Companies Act declares that the shares or debentures or any other interest of any member in a company shall be a movable property and that can be transferred in the manner provided in the Articles of Association of the company. So Articles of Association जो होते हैं कंपनी के, जिसमें ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होते हैं, उसमें सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट का आपको ये बताता है कि अगर एक कंपनी है तो अगर उसे शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर कोई भी ऐसा दूसरा इंटरेस्ट है ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इमूवेबल की बात नहीं है। सो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी जो ट्रांसफर हो सकती है, तो वो किसी भी मैनर में ट्रांसफर कर सकते हैं जैसा कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। देन अ शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनी पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। बिल्कुल, जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी पर्सन पे और उसे मेंबर्स की कंसेंट की जरूरत नहीं है। दिस इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देन हाउएवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में a company can put certain restrictions on the transfer of shares but it cannot altogether stop it। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस देनी है कि किस तरीके से सारा प्रोसीजर होना चाहिए तो वो उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रुकेगा नहीं। हाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस फॉलो जरूर करनी पड़ेंगी। देन प्राइवेट कंपनी का तो आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी कैन पुट मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है और पब्लिक कंपनी के पास भी मतलब छूट होती है एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज कंपनी नॉट अ सिटीजन। सो अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही इंडिया का सिटीजन हो सकता है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। नॉट अ ज्यूरिस्टिक पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज सिटीजन। ज्यूरिस्टिक मीन्स जिसे लॉ ने बनाया है, जिसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। सो कंपनी का तो नेचुरल बर्थ हुआ है, हमने देखा, ये पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। सो एज द कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन बट एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मेड बाय लॉ, तो आप इसे इंडियन सिटीजन नहीं कह सकते हैं कि ये कंपनी XYZ इंडियन सिटीजन है। नो, सिटीजन नहीं होगी। कंपनी को लॉ ने बनाया है तो सिटीजन तो नहीं हो सकती है। इवन दो द कंपनी डज नॉट गेट द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ अ कंट्री, लेकिन इसके पास अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर होगा। इसके पास अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर होगा, चाहे ये सिटीजन ना हो लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस इसको जरूर मिलेगा। रेजिडेंट होती है एक कंपनी लेकिन सिटीजन नहीं होती है। इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। सो कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, स्यू कर सकती है और खुद भी स्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या है, किसी पे केस कर सकती है और कोई इस पे भी केस कर सकता है, ठीक है। कंपनी अपने नाम पे किसी दूसरे पे केस कर सकती है, कोई फ्रॉड है, या फिर अगर कंपनी खुद फ्रॉड है तो फिर उस पर दूसरा पर्सन केस कर सकता है, लेकिन ये सिटीजन नहीं कहलाएगी। ओके, सो दिस वाज माय वीडियो जो अभी आपने देखी। आई होप आपके इतने कंसेप्ट्स तो क्लियर जरूर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी देन गिव इट अ थम्स अप। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए आपको पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्रिप्शन भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय।